बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 10 बातें प्रेमचंद की। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा प्रेमचंद जी के बारे में परिचय जान लेते हैं। जन्म 1933 आगरा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2015 नई दिल्ली। परिचय अवध नारायण मुद्गल हिंदी साहित्य के वरिष्ठ चिंतक, लेखक, संपादक एवं यात्रा लेखक थे। आपने सारिका पत्रिका का 27 वर्षों तक संपादन किया। छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं आपने लिखी है। आपका रचना संसार लघु कथाओं, व्यंगों, निबंधों तक फैला हुआ है। आपको साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रमुख कृतियां वामा एवं छाया मसूर पत्रिकाओं का संपादन, मेरी कथा यात्रा, कबंध कहानी संग्रह, मुंबई की डायरी, एक फ्लांग का सफरनामा आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत आलेख में मुद्गल जी ने प्रेमचंद के गांव, उनके बचपन, उनके शौक आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रेमचंद के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक, माँ की कमी आदि की छाप उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। तो चलो बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बातें प्रेमचंद की। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद की मजेदार कहानियां पढ़ी होगी। बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होगी। हम तुम्हें बताते हैं प्रेमचंद कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों और बड़े बड़े उपन्यासों पर कैसे पड़ा। बच्चों, दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, उनका नाम था चंद्रहासन। उनके मन में ना प्रेमचंद से मिलने की बहुत इच्छा थी। फिर एक बार वो काशी आते हैं और प्रेमचंद जी उस समय काशी में ही रहते थे, इसलिए वो प्रेमचंद जी से मिलने के लिए काशी में आते थे। वो प्रेमचंद के घर पहुंचे तो बाहर बहुत देर तक खड़े थे, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। वो खांस रहे थे। ऐसे कोई करता है ना कि भाई कोई खांसी की आवाज सुनेगा तो अंदर से बाहर आएगा, लेकिन उससे भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा खांसी करने का। अंत में वो तंग हो गए और फिर दरवाजे पर आते हैं और कमरे में ऐसे झांकते हैं और झांक कर देखते हैं तो एक आदमी था जो फर्श पर बैठकर कुछ लिख रहा था। तो उनको क्या लगता है कि प्रेमचंद जी किसी आदमी को बोलकर कुछ लिखवाते होंगे। उन्होंने फिर वो चंद्रहासन जी आगे बढ़कर कहते हैं, मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। अब आगे देखो बच्चों क्या होता है। फर्श पर बैठे आदमी ने नजरें उठाकर ताज्जुब से अंगतुक को देखा, कलम रख दी और ठहाका लगाते हुए कहा, खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए, मैं ही। जब वो आवाज देते हैं वो आदमी कि मुझे प्रेमचंद जी से मिलना है, तो जो फर्श पे बैठा हुआ आदमी था ना बच्चों, वो ही प्रेमचंद जी थे। वो बोलते हैं, पहले तो जोर से हंसते हैं ठहाका लगा के, फिर बोलते हैं, क्या खड़े खड़े होके मुलाकात करोगे? आओ बैठो और फिर मुलाकात करो। प्रेमचंद जी से ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी ताराशंकर नशाद ने की थी। उन दिनों प्रेमचंद जी लखनऊ के अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। नशाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा दूं। वह आदमी आगे आगे चला और नशाद साहब पीछे पीछे। मकान में पहुंचकर उस आदमी ने नशाद को बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। जरा देर बाद वह कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद से बातें कर रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रेमचंद की बेबाकी, सादगी और भोलेपन की कहानी सुनाती है। प्रेमचंद के चरित्र की यही बेबाकी, सादगी और भोलापन
उनके कथा पात्रों में भी है। उनके साहित्य पर सबसे ज्यादा असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा है। तुम्हें पता है कि प्रेमचंद का बचपन ठीक तुम लोगों की ही तरह शैतानियों और शरारतों से भरा था। लो, मैं तुम्हें उनके बचपन के चंद वाकयात सुनाता हूँ। लेखक हमें प्रेमचंद के बचपन की बातें बता रहे हैं। जब तुम बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर चलोगे तो शहर से करीब 4 मील के फासले पर एक गांव पड़ता है, लमही। यह छोटा सा गांव है। इसमें सभी जातियों के 35-40 घर है। यही उस गांव की आबादी है। इसी गांव में मुंशी अजय बलाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। बच्चों, प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? अजय बलाल के घर में। ये प्रेमचंद के पिताजी हैं। आगे देखते हैं। मुंशी अजय बलाल के नेक तबीयत के आदमी थे। घर बाहर सब जगह वो अपनी बिसात भर दूसरों की मदद करते थे। वैसे बिसात ही कितनी थी? 10 रुपए पर डाक मुंशी हुए थे और 40 रुपए तक पहुँचते पहुँचते रिटायर हो गए। संयोग से पत्नी भी उनको अपने अनुकूल ही मिली। देखने में जितनी सुंदर, स्वभाव में उतने ही कोमल। लेकिन उन्हें एक दुख था, उनके बच्चे नहीं जीते थे। बच्चों, जो प्रेमचंद के पापा मम्मी थे ना, उनके जितने भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे। उनके बच्चे जिंदा ही नहीं रहते थे। आगे देखते हैं क्या होता है। 2 लड़कियां हुई और दोनों जाती रही। गांव की औरतों ने शोर मचा दिया। आनंदी को अपने मैके जाना ठीक नहीं, वहां भूत लगते हैं। भूत प्रेत की बात तो दिगर है, लेकिन यह सच है कि उसके बाद तीसरी लड़की जिंदा रही। उसका नाम सुग्गी था। जो प्रेमचंद के मम्मी थे ना, उनको पहले 2 लड़कियां होती हैं, वो भी खत्म हो जाती है। तो गांव के लोग बोलते हैं कि इनको गांव नहीं, अपनी मम्मी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे भूत प्रेत होगा। फिर उसके बाद उनको एक तीसरी लड़की होती है, वो जिंदा रहती है और उसका नाम वो लोग रखते हैं सुग्गी। उसके 6-7 साल बाद शनिवार 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ। प्रेमचंद की पहले एक बहन हुई और फिर उसके 6-7 साल के बाद 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म होता है। पिता ने इनका नाम धनपत और ताऊ ने नवाब रखा। प्रेमचंद का नाम उनके पिताजी उनका नाम धनपत रखते हैं और उनके ताऊ जी उनका नाम नवाब रखते हैं। नवाब में माँ के प्राण बसते थे। जो माँ थी वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। प्रेमचंद माँ के बेहद लाडले थे और शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन शरारतें करते रहते और घर पर उल्हाना पहुंचता रहता। जो प्रेमचंद जी थे ना बच्चों, बहुत शरारती थे। जैसे आप लोग बहुत शरारत करते हो ना, वैसे ही प्रेमचंद जी भी थे अपने बचपन में। फसल के दिनों में किसी के खेती में घुसकर ऊख तोड़ लाना। ऊख मतलब गन्ना। आप लोग गन्ने का रस पीते हो ना, उसको ऊख बोलते हैं। तो जो प्रेमचंद जी छोटे थे ना, तो किसी के भी खेत में घुस जाते थे और ऊख को तोड़ लेते थे, गन्ने को तोड़ लेते थे। मटर उखाड़ लाना रोज की बात थी। किसी का गन्ना तोड़ लेते थे, किसी के खेत से मटर उखाड़ लेते थे। इसके लिए खेत वालों की गालियां भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी मटर और मुलायम हो जाती थी। उल्हाने होते घर में डांट फटकार भी पड़ती, लेकिन 1-2 रोज में फिर वही रंग ढंग। जो प्रेमचंद जी थे ना बच्चों, वो छोटे थे तो क्या करते थे, किसी के भी खेत में घुस जाते थे और ऊख मतलब गन्ना को तोड़ लेते थे। और जो हरी मटर आती है ना, आपकी मम्मी मटर की भाजी बनाती है ना, वो हरी मटर तोड़ लेते थे। तो सभी लोग ना प्रेमचंद की मम्मी के पास जाके बहुत शिकायत करते थे। तो उनको घर में डांट भी पड़ती थी, लेकिन 2-3 दिन बीत जाता था, फिर वो भूल जाते थे
और फिर वही वैसे ही काम करने लगते थे। ढेला चलाने में भी नवाब बड़े तेज और उस्ताद लड़के थे। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांदमारी शुरू हो जाती। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलों में ही आम जमीन पर पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर 9-2-11 हो जाती। वह लड़कों के सरताज थे। आज भी लोग बखान करते हैं, गुल्ली डंडे में भी माहिर। एक टोल लगा और गुल्ली वह गई करीब 100-150 गज दूर। बच्चों, जो प्रेमचंद जी थे ना, वो क्या करते थे, जैसे ही पेड़ में आम आते थे ना तो पत्थर मार के आम को तोड़ लेते थे। गुल्ली डंडा भी वो खेलते थे और जब वो डंडे से गुल्ली को मारते थे ना तो गुल्ली बहुत दूर जाकर गिरती थी। बचपन में मिले काजाकी की याद उन्हें कभी नहीं भूली। उन दिनों उनके पिता आजमगढ़ की एक तहसील में थे। नवाब पिता के पास थे। डाकिया काजाकी बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। ज्यों ही शाम के 4 बजते नवाब सड़क पर खड़े होकर काजाकी का इंतजार करने लगते। थोड़ी ही देर में काजाकी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दिखाई देता। जैसे ही वह उन्हें देखता दौड़ने लगता। वह भी उनकी ओर दौड़ लगा लेते और अगले पल काजाकी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। वे अपने आप को हवा के घोड़े पर महसूस करते। डाक का थैला रखकर वह बच्चों के साथ किसी मैदान में निकल जाता, उनके साथ खेलता, बिरहे सुनाता और कहानियां सुनाता। उसे चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियां याद थी। उसकी कहानियों में चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। नवाब को उसकी कहानियों में ही सबसे ज्यादा मजा आता था। वे किस्से उनके अंदर भविष्य के कहानीकार का बीज रोप रहे थे। अब कुछ बचपनी शौक देख लिए जाए। नवाब को गुड़ खाने का बेहद शौक था। गुड़ चुरा चुरा कर भी खाया करते थे। कहते थे गुड़ मिठाइयों का बादशाह है। गुड़ की चोरी का एक वाकया उन्होंने बयान किया। बच्चों, जो प्रेमचंद जी थे ना, वो उनको गुड़ बहुत पसंद था और गुड़ को वो चोरी करके भी खा लेते थे। और वो क्या सोचते थे कि जो गुड़ है ना, ये मिठाइयों का बादशाह है, राजा है। आगे देखो, अम्मा 3 महीने के लिए अपने मैके या मेरे ननिहाल गई थी और मैंने अकेले ही 3 महीने में 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया था। जाते वक्त अम्मा ने 1 मन गुड़ लेकर मटके में रखा और उसके मुंह पर एक सकोर रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त ताकीद कर दी थी कि मटका ना खोलना। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया था। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफाचट कर दी। मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। मेरा घर में आना गुड़ के लिए शामत आना था। 1 हफ्ते में हांडी ने जवाब दे दिया। मटका खोलने की सख्त मनाही ही थी और अम्मा के घर आने में अभी 3.25 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ सब्र जाता रहा और मटके की एक मीठी चितवन के साथ होश रुखसत हो गया। अपने को कोसता धिक्कारता, गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा। गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी ना पसंद करेगा। कसमें खाता विद्या की
माँ की, भाई की, ईश्वर की, मगर सब बेसुध, और वह मन भर का मटका पेट में समा गया। बच्चों, वो प्रेमचंद की मम्मी ने उससे मना किया था कि गुड़ मत खाना, और उनके लिए अलग मटके में रख दिया था। लेकिन जो अलग मटके में गुड़ था ना, वो तो प्रेमचंद जी ने 1 हफ्ते में ही खा लिया, और उसके बाद जो उनकी मम्मी ने मना किया था वो गुड़ को भी वो खा लेते हैं। चलो आगे देखो बच्चों। बालक प्रेमचंद को दूसरा शौक रामलीला देखने का था। प्रेमचंद का पहला शौक क्या था? गुड़ खाने का। अब एक और शौक था उनको, वो क्या था? रामलीला देखने का। प्रेमचंद जी को रामलीला देखने का भी शौक था। इस शौक के बारे में भी उन्होंने खुद ही लिखा है। एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उसे उन्माद कहना चाहिए। संयोगवश उन दिनों मेरे घर में बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर के बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन में पात्रों की सजावट होने लगती थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 बजे से जो रामलीला होती थी उसमें जो पात्र रहते थे, जो उसमें भाग लेते थे, उनको सजाने का काम 2 बजे से शुरू हो जाता था। चलो हम देखते हैं कैसे सजाते थे उनको। उनकी देह में रामरच पीसकर पोती जाती, मुंह में पाउडर लगाया जाता, और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बूंदकियां लगाई जाती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों राम, लक्ष्मण, सीता का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरच पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता ना कर उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिससे वह फेल ना हो जाए। मुझसे उम्र ज्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र निषाद लीला में नौका पर बैठे ऐसे मुंहफेर चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ ना कुछ बू आ ही जाती है। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी ना पूछता था, ना घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। मेरी श्रद्धा ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज मिलती वह लेकर रामचंद्र को दे आता। कोई मिठाई या फल मिलते ही बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। वही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। इस तरह माँ और दादी के प्यार से लिपटे हुए प्रेमचंद के बचपन के दिन बड़ी मस्ती से बीत रहे थे। आसमान से इस बच्चे का सुख न देखा गया और उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। नवाब अभी पूरे 8 साल के भी नहीं हुए थे कि माँ चल बसी। प्रेमचंद जी 8 साल के भी नहीं हुए थे कि उनकी मम्मी की मृत्यु हो जाती है, और उसी दिन वह नवाब जिसे माँ पान के पत्ते की तरह फेरती थी, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से और कभी सिहाने वालों की डांट से देखते देखते सयाना हो गया। अब उसके सिर पर तपता हुआ नीला आसमान था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी, पैरों में जूते ना थे, बदन पर साबुत कपड़े ना थे। इसलिए नहीं
कि यकबायक पैसे का टोटा पड़ गया था, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों की फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मूंद गई थी। बाप यूं भी कब माँ की जगह ले पाता है, उस पर वे काम के बोझ से दबे रहते। 12-13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनमें वे बुराइयां आ गई जो बिना माँ के बच्चों के अंदर आ जाती है। पता नहीं माँ का प्यार किसी अनजाने ढंग से बच्चे को संवारता रहता है। दोनों से किसी को पता नहीं चलता, पर वह छाया अपना काम करती रहती है। पर प्यार छिन जाए, सिर पर से वह हाथ हट जाए तो एक ऐसी कमी महसूस होती है जो बच्चे को अंदर से तोड़ देती है, और नवाब भी अंदर से टूट गए। यह कमी इतनी गहरी, इतनी तड़पाने वाली थी कि बार बार उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में ऐसे पात्रों को रचा जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में जाती रही और फिर उनकी दुनिया सूनी हो गई। कर्मभूमि का अमरकांत ऐसा ही पात्र है। ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन और गोदान ऐसी रचनाएं हैं जिनमें नवाब प्रेमचंद के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक और माँ की कमी समाई हुई है। और भी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें उनका बचपन खेलता हुआ नजर आता है। तो बच्चों, हमारा जो आज का पाठ है वो यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक जी ने प्रेमचंद के गांव, उनका बचपन, उनके शौक, सभी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने प्रेमचंद के बचपन की शरारतें कैसे करते थे, उनका भोलापन कैसे था, उनके शौक क्या थे, और वो अपनी माँ की कमी को कितना महसूस कर रहे हैं, उन सब का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। बच्चों, हमारा पाठ समाप्त हो गया है। अब हम स्वाध्याय करते हैं। शब्द वाटिका। दिगर, अन्य, दूसरा। टिकोरा, आम का छोटा कच्चा फल। चांदमारी, किसी तल पर बने हुए बिंदुओं पर गोली चलाने या निशाना लगाने का अभ्यास। बल्लम, बरछा, भाला। मुहावरे। 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। हवा के घोड़े पर सवार होना, कल्पना करना। ठहाका लगाना, जोर से हंसना। शामत आना, विपत्ति आना। सफा चट करना, खत्म करना। आगे देखते हैं बच्चों। सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। पाठ में उल्लेखित प्रेमचंद की रचनाएं। इस पाठ में बच्चों प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं आई थी, ये देखिए हमारे किताब में लिखा हुआ है। ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन और गोदान। इन चारों में इसमें से कोई भी 4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ईदगाह, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे गबन। तीसरा लिखेंगे गोदान, और सबसे आखिरी में हम लिखेंगे कर्मभूमि। कर्म भूमि, ठीक है। ये 4 रचनाओं के नाम हमारे पाठ्य पुस्तक में आए हुए हैं। दूसरा, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। रामलीला के पात्रों की सजावट संबंधी बातें। जो रामलीला के पात्र थे उनकी सजावट संबंधी कौन कौन सी बातें थी, तो चलो पहला हम लिखेंगे राम रज पीसकर राम रज
पीसकर पात्रों के देह पर लगाना, है ना। दूसरा क्या था? पंखा झलना, पंखा झलने का काम। तीसरा काम क्या था? मुंह में पाउडर लगाना, मुंह में पाउडर लगाना। और चौथा काम क्या था? पाउडर के ऊपर लाल, हरे तथा नीले रंग की बूंदकियां लगाई जाती थी, बूंदकियां लगाई जाती थी। ये 4 कार्य किए जाते थे। अभी अगला देखो, तीसरा, उत्तर लिखो। प्रेमचंद के शौक। तो प्रेमचंद को कौन सा शौक था बच्चों? बताओ। प्रेमचंद जी को जो 2 शौक थे, वो 2 शौक कौन कौन से थे? एक तो था गुड़ खाना। एक शौक क्या था प्रेमचंद जी का? उनको गुड़ खाना बहुत पसंद था। क्या करना पसंद था बच्चों? गुड़ खाना उन्हें बहुत पसंद था। दूसरा शौक था रामलीला देखना, रामलीला देखना। प्रेमचंद जी के 2 शौक थे। पहला गुड़ खाना उन्हें बहुत पसंद था और दूसरा रामलीला देखना उन्हें बहुत पसंद था। ये प्रेमचंद जी के 2 शौक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रेमचंद जी का बचपन। तो प्रेमचंद जी का बचपन कैसे था बच्चों? प्रेमचंद जी का बचपन, हमें उनके बचपन के बारे में थोड़ा बताना है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ बच्चों। प्रेमचंद जी का बचपन। बड़ी प्रतीक्षा के बाद नवाब राय का जन्म हुआ था। माँ आनंदी ने तो नवाब में प्राण बसते थे। माँ तथा दादी के प्यार में लिपटे प्रेमचंद का बचपन मस्ती में बीत रहा था कि माँ आनंदी का निधन हो गया। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। अब उनके पैरों में ना जूते होते थे, न बदन पर साबुत कपड़े। माँ के जाने के बाद वह अंदर से टूट गए थे। अब दूसरा था बच्चों डाकिया कजाकी। अब हमें उसके बारे में थोड़ा लिखना है। तो देखो, 4 बजते ही नवाब सड़क पर खड़े रहकर कजाकी की प्रतीक्षा करते रहते थे। डाकिया कजाकी बड़ा हंसमुख और जिंदा दिल था। कजाकी बच्चों को चोरी, डकैती, मारपीट तथा भूत प्रेतों की कहानियां सुनाया करता था। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो दीन दुखियों की सहायता करते थे। और तीसरा है बच्चों रामलीला। प्रेमचंद्र को रामलीला देखने का बड़ा शौक था। वे पात्रों की सजावट में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। प्रेमचंद जी रंग की प्यालियों में पानी लाने और रामरच पीसते तथा पंखा झलते थे। तो बच्चों, ये तीनों के संक्षेप में उत्तर हो गया। प्रेमचंद जी का बचपन, डाकिया कजाकी और रामलीला। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। आगे देखो बच्चों, 5वां प्रश्न। कजाकी को इनकी कहानियां याद थी। कजाकी कौन कौन सी कहानी सुनाता था बच्चों? कजाकी को कौन कौन सी कहानी याद थी? कजाकी को चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेत
की कहानियां याद थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न, नाम लिखो प्रेमचंद की माता का नाम। तो प्रेमचंद की माता का नाम क्या था? आनंदी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आनंदी। प्रेमचंद के पिताजी का नाम क्या था? अजय बल्लाल। उनकी माता का उनकी बहन का नाम क्या था? सुग्गी। माँ का नाम आनंदी और बहन का नाम सुग्गी था। सदैव ध्यान में रखो, बचपन के कुछ प्रसंग तथा घटनाएं संस्मरणीय होती हैं। तो ये बात तो एकदम सही है बच्चों, हमारे बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं। आगे, विद्यालय में वृक्षरोपण अभियान के उपलक्ष्य में वृक्षरोपण करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखो। तो बच्चों ये पत्र मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। ठीक है, मैंने समझा, इस पाठ से आपने क्या समझा वो आप अपने शब्दों में लिखकर मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी आज की पाठशाला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।